हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबियल फर्मेंटर्स। माइक्रोबियल फर्मेंटर या फिर इसका हम दूसरा नाम ले सकते हैं बायोरिएक्टर्स। माइक्रोबियल फर्मेंटर या फिर बायोरिएक्टर होते क्या हैं, इनका डिज़ाइन कैसा होता है, इनको कब डिस्कवर किया गया था, इनकी हिस्ट्री, इनका जो बेसिक डिज़ाइन है उस सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। तो आप बने रहिए सीनियर साइंस के साथ और देखते रहिए पूरी कंप्लीट वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोबियल फर्मेंटर। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं हमारा फर्मेंटर। जो वर्ड है, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो फर्मेंटर वर्ड है वो कहाँ से निकला है, फर्मेंटेशन से निकला है। यहाँ से ऐसा डिज़ाइन किया हुआ यूटेंसिल जिसके अंदर पूरी की पूरी फर्मेंटेशन प्रोसेस चल रही है, उसको हम क्या बोल देंगे, फर्मेंटर बोल देंगे। या फिर इसकी डेफिनेशन आती है फर्मेंटर की या बायोरिएक्टर की कि एक क्लोज्ड वेसल है जिसके अंदर स्टेरिलाइज्ड सब्सटेंस सेगमेंट है। वो क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस या सेगमेंट अपनी सेल्स की ग्रोथ को इंक्रीज कर रहे हैं, या जिसके अंदर हम बोले बायोरिएक्टर के अंदर जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो चल रही है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। ऐसे टाइप की प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। और जिस यूटेंसिल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रही होती है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटर। उम्मीद करता हूँ आपको फर्मेंटर क्लियर हो गया। यहाँ से फर्मेंटर की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है हमारी कि फर्मेंटर होते क्या है। एक क्लोज्ड वेसल होती है, क्लोज्ड स्टेरिलाइज्ड वेसल इन विच नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज की जगह हम लिख लेंगे ग्रो एट इट्स ऑप्टिमल कंडीशन। अपनी ऑप्टिमल कंडीशन के अनुसार जो सेल्स हैं वो ग्रो करती रहती हैं स्टेरिलाइज कंडीशन के अंदर। स्टेरिलाइज कंडीशन कहाँ पर है, वो क्लोज वेसल है, जिस क्लोज वेसल का नाम हम क्या ले रहे हैं, बायोरिएक्टर फर्मेंटर बोल रहे हैं जिसको। अब बायोरिएक्टर जो फर्मेंटर हैं वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग शेप हो सकती है। साइज़ की अगर हम बात करें तो 20 लीटर से ये स्टार्ट हो जाते हैं और 1000 या 10,000 लीटर तक इनकी कैपेसिटी होती है। इनकी कैपेसिटी 1 से 10,000 लीटर तक मिलती है। मतलब 20 लीटर सबसे मिनिमम अमाउंट का होता है जो यूज़ किया गया था। 20 लीटर का स्टार्टिंग रहेगी और 10,000 तक की इसकी कैपेसिटी हो सकती है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्केल। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्केल पर अलग अलग टाइप की इसकी कैपेसिटी देखी जा सकती है। कोई 500 लीटर का मिल सकता है, कोई 200 लीटर का मिल सकता है, कोई कितने भी लीटर का हो सकता है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात करें तो यहाँ से एक और चीज़ निकल के सामने आती है हमारे पास कि जो बायोरिएक्टर्स हैं इनके अंदर जो सबस्ट्रेट डाले जाते हैं उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो कोई भी हो सकती है। फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट इनके अंदर डाले जाते हैं उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, या फिर वो गैस में भी हो सकती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट के अंदर मिल सकते हैं। अब यहाँ से वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज भी करवा सकते हैं। प्रोडक्ट की फॉर्म कुछ और हो सकती है, ठीक है, और रिएक्टेंट की फॉर्म कुछ और है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी चेंजेस को शो कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा आगे बात करें, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पूछा गया है। हिस्ट्री, जो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बुक अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो
इसको यूज किया था एक 20 लीटर के डीबीज एंड लिबमैन इन 1944। इन्होंने 20 लीटर के फर्मेंटर का यूज किया था प्रोडक्शन की थी सबसे पहले ईस्ट सेल की प्रोडक्शन की थी। या फिर इससे पहले भी अगर हम बात करें, इससे पहले 1914 टू 1918 जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो वेजमैन था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था वेजमैन, इन्होंने एसीटोन की प्रोडक्शन के लिए, एसीटोन प्रोडक्शन के लिए फर्मेंटर का यूज किया था। प्रोडक्शन ऑफ एसीटोन फर्मेंटर का यूज किया था। तो हिस्ट्री के बारे में सिर्फ इतना सा ही डिस्कस किया गया है। डीबीज, लिबमैन या फिर वेजमैन, इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है डीबीज और लिबमैन वाला। 1944 के अंदर इन्होंने 20 लीटर कैपेसिटी के जो फर्मेंटर है उसके अंदर इसके अंदर प्रोडक्शन किया था ईस्ट सेल का प्रोडक्शन किया था। अगर 1914 से 1918 की बात करें तो वेजमैन ने एसीटोन प्रोडक्शन किया था। अगर बायोरिएक्टर के डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन कैसा है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या सिस्टम किस तरीके से लगा होता है उसी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक टॉपिक बताया गया है इसके अंदर, एजिटेटर। इसको हमें समझना होगा। एजिटेटर क्या होता है? एजिटेटर जैसे कि मोटर लगी होती है, मोटर के साथ पंखे के अंदर पंखड़ियाँ लगी होती हैं और वो घूमने का काम करती है। इसी तरीके से बायोरिएक्टर के अंदर इसकी रूफ वाली साइड में एक मोटर लगी होती है जो एजिटेटर के रूप में काम करती है। ये प्रोवाइड करती है अपनी मैकेनिकल एनर्जी इसको, और मैकेनिकल एनर्जी जब इनको मिलती रहेगी तो ये मोटर राउंड मूव करेगी, मोटर इसको घुमाने का काम करेगी। अब जो एजिटेटिंग प्रोसेस है, एजिटेटिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्यों है, किस लिए है, किस कारण से? एजिटेटर प्रोसेस क्या करती है, सबसे पहले इसका ध्यान रखना। एजिटेटर प्रोसेस क्या करती है, ये एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इट प्रोवाइड मैकेनिकल एनर्जी टू द न्यूट्रिएंट या सेल, टू सेल। अब नीचे उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन उसको मिलती रहे। हेल्प टू रीच द O2 इन मैक्सिमम अमाउंट टू सेल। सेल्स के पास एनर्जी को मैक्सिमम अमाउंट के अंदर पहुंचाने में हेल्प करती है सेल्स के पास। तीसरा क्या काम हो सकता है? थर्ड में अगर हम देखें, इट प्रिवेंट क्लम्प फॉर्मेशन ऑफ सेल। सेल्स कई बार क्या होता है, आपस में जुड़कर कुछ इस तरीके से क्लम्प का फॉर्मेशन कर लेती हैं बहुत सारी सेल, बट जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है एजिटेटर के थ्रू, एजिटेटर क्या करता है, इन सेल का क्लम्प का जो फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट करता है, उसको रिमूव करने का काम करता है। क्लम्प फॉर्मेशन होने ही नहीं देता सेल्स के अंदर, और जब तक क्लम्प फॉर्मेशन नहीं होगा सेल सेपरेटिंग रहेगी, बेटर एरिएशन रहेगा सेल के अंदर, और जो मीडियम है उसको हेट्रोजीनस मतलब होमोजेनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड होमोजेनिटी
टू मीडियम। मीडियम को होमोजेनिटी भी प्रोवाइड करता है। अब मीडियम को होमोजेनिटी के साथ साथ एरिएशन बेटर हो रहा है, कलम फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सेल्स को मूवमेंट के लिए जगह मिल रही है, तीनों चीज़ें हो रही है और बेटर एरिएशन चांसेस है कि इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस कर दे। बेटर एरिएशन O2 की सप्लाई भी इंक्रीज कर रहा है, बेटर एरिएशन के कारण ही चांसेस ये रहता है कि इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को भी हाई कर दे। अब ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो इम्पेलर, एक इम्पेलर नाम भी दे दिया। एजिटेटर के साथ, एजिटेटर ऊपर से आ रहा है, इसके साथ इम्पेलर लगे होते हैं साइडों के अंदर। इम्पेलर जो पंखुड़ियाँ जैसे मैं बोल रहा था, डायग्राम बनाऊंगा उसके दौरान आपको बता दूंगा। इम्पेलर क्या काम करते हैं? इम्पेलर ही होते हैं जो इनको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मतलब अगर हम बोलें कि मीडियम के अंदर मूवमेंट को शो करना, मीडियम के अंदर हलचल बढ़ा देना, ये किसका काम है? इम्पेलर्स का काम। इसको स्टीयरिंग भी बोला जाता है। स्टीयरिंग अलग से बता दी जाती है कई बार। स्टीयरिंग क्या काम करती है यही मैं लिख देता हूँ एजिटेटर के अंदर, स्टीयरिंग का भी। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो मीडियम के अंदर होते हैं उनको मिक्स करने का काम करती है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली न्यूट्रिएंट को मिक्स करती है ताकि बेटर अमाउंट के अंदर न्यूट्रिएंट मिलता रहे सेल को। बेटर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड टू सेल। सेल को बेटर अमाउंट का न्यूट्रिएशन मिलता रहेगा और सेल क्या करेगी? ज़्यादा ग्रोथ शो करेगी, बेटर चांस रहेगा, कलम फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये चीज़ें इसके साथ होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एरिएशन। एरिएशन की अगर हम बात करें, बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम है फर्मेंटर का। मोर पॉपुलेशन डेंसिटी को एक वेल एरिएटेड सिस्टम प्रोवाइड करना एक क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत ही टिपिकल बोल सकते हैं, टिपिकल और क्रिटिकल सिचुएशन फॉर द माइक्रोबियल सेल और इन अ फर्मेंटर, because it is difficult to provide oxygen, supply of oxygen to all cells in a fermenter due to a reason, because oxygen is less soluble with water. So it is ensure that the aeration system of a fermenter is well situated or well modified, is well developed. ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखी जाती है कि फर्मेंटर के अंदर अगर हम किसी भी एरिएशन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी एरिएशन सिस्टम है उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से डेवलप्ड हो, फुली एरिएशन प्रोवाइड कर रहा हो सेल को। और जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिमांड बहुत ही कम होती है, ऑक्सीजन सोल्यूबल नहीं है वाटर के अंदर, तो इसकी सप्लाई हम कैसे कर सकते हैं? इसकी सप्लाई होती है दो ही तरीके से, या तो स्पार्जर या फिर इम्पेलर, दो ही काम कर सकते हैं। या तो स्पार्जर काम करेंगे इसके अंदर या फिर इम्पेलर काम करेंगे। अब इसको समझो, देखो इसके लिए एरिएशन के लिए क्या है, एक तो ये मैंने जैसा कि बताया बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन है, इतनी हाई एनर्जी, इतनी हाई ऑक्सीजन डिमांड, इतनी हाई डेंसिटी को प्रोवाइड करना कोई आसान काम नहीं है। इतनी हाई डेंसिटी है सेल की, उनको एरिएशन प्रोवाइड करना कोई आसान काम नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक वेरी वेल डेवलप्ड स्पार्जर सिस्टम, इसको देखना पड़ेगा फर्मेंटर के अंदर ऐसा है या नहीं। या इसके अलावा इम्पेलर्स, इनको देखना पड़ेगा कि अच्छे से डेवलप हैं, ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर दोनों में से एक भी नहीं काम कर रहा तो जो एरिएशन सिस्टम है वो एक फर्मेंटर के अंदर बेकार है।
और एरिएशन सिस्टम O2 की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, या सेल की रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। जैसे कि ईस्ट है, ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तभी वो क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगी, उसके अंदर सेल 1 से 2 बनेगी, 2 से 3 बनेगी। इसी तरीके से सेल की रिप्रोडक्टिव है, ग्रोथ है, सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड होती है, पूरी की पूरी एरिएशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए किसी भी फर्मेंटर के अंदर एरिएशन सिस्टम का एक वेल डेवलप होना बहुत जरूरी है। इसे नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो फिर हमारा आ जाता है कूलिंग जैकेट। ये अराउंड प्रेजेंट होता है फर्मेंटर के, मतलब चारों तरफ, फर्मेंटर के चारों तरफ एक जैकेट प्रेजेंट होती है जिसके अंदर स्टीम या फिर वाटर जिसके अंदर से मूव करता रहता है, जो टेम्परेचर कंट्रोलर का काम करता है। कूलिंग जैकेट क्या काम करेगी, टेम्परेचर कंट्रोलर का काम करेगी, टेम्परेचर कंट्रोलर। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे कंट्रोलर लगे होते हैं। सिर्फ इसके लिए इतना ही समझो कि कूलिंग जैकेट है क्या प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है टू आउटर टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट टू द इनर टेम्परेचर ऑफ फर्मेंटर। एक स्टेबिलिटी मतलब जैसा कि एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहने देते इसको, इसके बाहर क्या किया जाता है, पानी को मूव करवाया जाता है, उस पानी के थ्रू ही फ्रेश वाटर को मूव करवाया जाता है, कूल वाटर को, या फिर हो सकता है स्टीम को भी मूव करवाया जाए, उसके थ्रू ही इसके आउटर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर आते हैं बैफल्स। बैफल्स क्या होते हैं, जो इसकी इनर वॉल होती है, इनर वॉल के अंदर एडिशनल सेगमेंट जो लगे होते हैं, एडिशनल सेगमेंट, उनको बैफल्स बोलते हैं। और बैफल्स क्या होते हैं, 1 से 10th पार्ट होता है, 1 से 10th पार्ट होता है फर्मेंटर का, फर्मेंटर का, फर्मेंटर का 1 से 10th पार्ट मतलब 10वां हिस्सा लगभग बैफल्स होते हैं। बैफल्स जैसे कि जार को अगर हम देखें, शेकर होता है ना हमारा शेकर जार, उसके अंदर आप देखोगे बाहर की दीवारों के ऊपर लाइनें लाइनें नजर आएंगी आपको अंदर की तरफ, ठीक है। जो उसकी दीवारें होती हैं उसके अंदर की तरफ यूं लाइनें सी नजर आती हैं, जैसा ये शेकर बना होता है, इसके अंदर यहाँ पे ये साइड में इस तरीके से ये लाइन, ये लाइन, मतलब इसके रेगुलर मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, दीवारों के ऊपर कुछ भी चीज चिपकने नहीं देगा। अब कोई भी सेल को स्टेन्ड मतलब चिपक जाना, ठीक है, दीवारों के ऊपर चिपकने नहीं देगा, प्रिवेंट करता है स्टेनिंग ऑफ सेल एट द वॉल ऑफ फर्मेंटर, फर्मेंटर की वॉल को। जब इम्पेलर घूमेंगे या फिर एजिटेटर सिस्टम घूम रहा होगा तो उसके साथ मीडिया भी घूम रहा होगा। अब मीडिया इसके साथ दीवारों के साथ प्रॉपरली घूमता रहेगा, कहीं ना कहीं कोई सेल स्टेगनेंट हो जाएगी, कोई ना कोई सेल वहीं पे चिपक जाएगी। तो सेल को रोकने के लिए कौन काम करता है, ये जो बैफल्स हैं वो काम करते हैं। और बैफल्स क्या है, एडिशनल प्रेजेंट होते हैं, 1/10 पार्ट होता है फर्मेंटर का। बैफल्स क्या काम करते हैं, स्टॉपर, जैसे कि स्पीड ब्रेकर बोल दिया जाए, स्पीड ब्रेकर क्या काम करता है, हलचल मचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये उसी के तरीके से काम करेंगे, बीच में आने वाली जो सेल्स हैं उनकी मूवमेंट को जिगजैग करने का काम करते हैं, उनकी मूवमेंट को जिगजैग मूवमेंट में चेंज करने का काम करते हैं। रेगुलर मूवमेंट में उनको नहीं रहने देंगे, एक जिगजैग मूवमेंट उनकी बना देंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, कोई भी सेल्स दीवारों के ऊपर सेटल नहीं होगी, कोई भी सेल यहाँ रुकी नहीं रहेगी, जिसके थ्रू एक वेल मूवमेंट होती रहेगी, न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिक्स होते रहेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब इसके अंदर देखो, अदर कंट्रोलिंग डिवाइस, एनवायरमेंटल फैक्टर। अदर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, फॉर एग्जांपल अभी तक हमने एक फर्मेंटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ों की बात की, एजिटेटर की, स्पार्जर सिस्टम की, इनकी हमने बात कर ली।
इम्पेलर की या जो भी मैकेनिकल एनर्जी निकल रही है, कंट्रोल जो डिवाइस है, इनकी अभी तक हमने बात नहीं की। बट पूरी की पूरी जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो इनके ऊपर भी डिपेंड करती है। अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि पीएच आ जाते हैं, ठीक है, हीट आ जाती है, सेल आ जाती है, सेल मास बोल दो, ऑक्सीजन आ जाती है, इनके ऊपर भी पूरा का पूरा फर्मेंटेशन प्रोसेस डिपेंड है। इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता फर्मेंटेशन प्रोसेस के। अगर हम पीएच को कंट्रोल नहीं करेंगे, एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ऑक्सीजन है, इन सब की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। और ये सब कौन कंप्लीट करवा सकता है? वैसे तो हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इनके अंदर कंट्रोलिंग डिवाइस लगा होता है जो इनको कंट्रोल करने का काम करता है। आजकल तो जो फर्मेंटर आ चुके हैं, कंप्यूटर बेस्ड आ चुके हैं। कंप्यूटर बेस्ड फर्मेंटर क्या काम करते हैं? जो डिजिटल तरीके से इसकी जो भी कंट्रोलिंग यूनिट, कंट्रोलिंग डिवाइस है, डिजिटल तरीके से हर एक मिनट की जो प्रोग्रेस है हमें शो करते रहते हैं कि डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, और हमें बताते रहते हैं कि इसका पीएच, इसका टेम्परेचर, इसके अंदर सेल मास इतना हो चुका है या इसको इतनी ऑक्सीजन की डिमांड है। तो वो सारा का सारा अपने आप सेटअप करते रहते हैं। उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेस भी बोला जाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस या फिर आउटफ्लो डिवाइस। आउटफ्लो डिवाइस जो नीचे की तरफ लगा होता है, फर्मेंटर में सबसे नीचे की तरफ लगा होता है, वो आउटफ्लो डिवाइस है। ये जिसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोला जाता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या काम करता है? फर्मेंटर के अंदर अब हमारी जो सेल मास है, जो हमें चाहिए था या प्रोडक्ट है, वो रेडी हो चुका है। जहाँ से उसको निकाला जाएगा या निकालने की प्रोसेस होगी, उसको आउटफ्लो बोला जाता है। और इस निकालने की प्रोसेसिंग को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब जो प्रोडक्ट को रिमूव करने की प्रोसेस है, तो उसको भी हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब इसके अंदर एक खास ध्यान क्या रखना होता है? स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखना होता है। सबसे खास ध्यान, सबसे मेन चीज़ यही है। अगर हमने स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का ध्यान नहीं दिया तो हम जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट बन सकता है। फर्मेंटर के अंदर सबसे मेन चीज़ यही है। फर्मेंटर को सबसे पहले जब भी बेसिक डिज़ाइन इसका देखा गया है, वेसल के टाइप का होता है। सबसे पहले जब भी इसको रेडी किया जाता है तो इसको वेल तरीके से स्टेरिलाइज्ड किया जाता है। केमिकल से कर लिया जाए या फिर रेडिएशन से कर लिया जाए। बेसिकली इसके अंदर केमिकल्स ही यूज़ किए जाते हैं। एसीटोन या फिर हाइपोक्लोराइड वगैरह, ये केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। और 1 आवर पहले इनको स्टेरिलाइज कर लिया जाता है या फिर कुछ गैसेस का यूज़ किया जाता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। अब डाउन स्ट्रीम के अंदर भी फर्दर इसका ध्यान रखा जाएगा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का। जिस बर्तन के अंदर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो भी अच्छे से स्टेरिलाइज्ड हो, ठीक है। और उसके दौरान भी बाहर की जो एयर है जिसके अंदर से उसको लिया जा रहा है, वो एयर बाहर रूम की वो भी स्टेरिलाइज्ड हो, वेल स्टेरिलाइज्ड, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है एक स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का। अब बेसिक डिज़ाइन इसका कैसा होता है उसको हम देख लेते हैं। मैं बेसिक डिज़ाइन यहाँ पे बना देता हूँ और आप बेसिक डिज़ाइन एक वेसल के शेप का होता है कुछ इस तरीके से। वेसल बन के रेडी है हमारी, दिखाई दे रहा है? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। यहाँ ऊपर मोटर लगी होती है, मोटर के साथ एजिटेटर, यहाँ तक, यहाँ पे आगे इम्पेलर लगे होते हैं। ध्यान देते जाएं, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल ही बेसिक सा डिज़ाइन है। ये इम्पेलर्स बन रहे हैं यूँ, इस तरीके से। अब इसके अंदर जो लिक्विड होगा मान लो यहाँ तक भरा हुआ है और साइडों में इसके बेफल्स प्रेजेंट होते हैं यूँ। ये बेफल्स को मैं अलग कलर से डिज़ाइन कर देता हूँ। ये बेफल्स है। अब इसके अंदर नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ इस तरीके से
ये स्पार्जर सिस्टम प्रेजेंट होता है। स्पार्जर का मतलब है यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी और ऑक्सीजन आती रहेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और ये ऑक्सीजन आ रही है। यहाँ से बेसिक डिजाइन को अगर मैं इस तरीके से लेके आऊँ तो यहाँ से स्टीम आएगी। ये यहाँ पर कुछ व्यूइंग टाइप चैम्बर छोड़ा होता है जहाँ से आँख करनी होती है, जहाँ से हम देख सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक कंट्रोल यूनिट लगी होती है जिसको हम बोलते हैं पीएच कंट्रोलर। इसकी आउटसाइड की बात करें तो इसकी आउटसाइड के अंदर वाटर मूविंग जैकेट लगी होती है, कूलिंग जैकेट बोलते हैं इसको। यहाँ से वाटर इनसाइड में जाएगा, ये कूलिंग जैकेट है। अब इनके पार्ट्स का मैं नाम लिख देता हूँ फटाफट से। ये पीएच कंट्रोल है, ये मोटर है, ये आपको दिख रही है स्टीम के लिए है, ठीक है। ये जैकेट है, कूलिंग जैकेट बोलते हैं इसको, कूलिंग जैकेट है। ये बैफल है, बैफल्स है। ये एजिटेटर है, ये लगे हुए इम्पेलर, ये पूरा का पूरा एजिटेटर सिस्टम है। ये स्पार्जर सिस्टम है, ऑटो की सप्लाई हो रही है यहाँ से आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो दिखाई दे रहा है नीचे बिल्कुल, यहाँ से आउटफ्लो होगा, यहाँ पे ऑटो की सप्लाई होगी। आउटफ्लो मतलब डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस हो जाएगी जहाँ से इसको बाहर निकाल लिया जा सकता है और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू ही बाहर निकाल लिया जा सकता है स्टीम। और यहाँ पे ये वाल्व लगे हुए हैं, यहाँ पे जो वाटर है वो इन मूव करेगा, यहाँ से वाटर है वो आउट की तरफ मूव करेगा। तो ये एक बेसिक डिज़ाइन है जो हम देख रहे हैं, एक बेसिक डिज़ाइन फर्मेंटर का, ठीक है। फर्मेंटर का एक बेसिक डिज़ाइन जो हमें दिखाई दे रहा है ये वाला है। इसके अलावा यहाँ पे फिल्टरिंग यूनिट लगी होती है, फिल्टर एग्जॉस्ट बोल सकते हैं, फिल्टर एग्जॉस्ट, फिल्टरिंग यूनिट यहाँ पे लगी होती है। बेसिक डिज़ाइन ऑफ फर्मेंटर कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। अब फर्मेंटर के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे बेसिक हैं ये हमने अच्छे से समझ लिया, इनका क्या क्या काम होता है, कहाँ पे इनका यूज़ होता है। अब इसके अंदर से अगर मैं 3 टाइप के एक फर्मेंटर की बात करूँ जो यूज़ किए जाते हैं बेसिकली, सबसे पहला आता है एयर लिफ्ट फर्मेंटर, एयर लिफ्ट फर्मेंटर। दूसरा आता है स्टीर्ड टैंक फर्मेंटर। स्टीर्ड टैंक फर्मेंटर। बबल फर्मेंटर, ठीक है। बबल टाइप का जो फर्मेंटर होते हैं ये सारे के सारे स्पार्जर सिस्टम के बेस के ऊपर हैं सारे फर्मेंटर। तो ये बेसिक फर्मेंटर हैं, इनका हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की बेसिक डिज़ाइन ऑफ फर्मेंटर वाली वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो के एंड में ज़रूर बताएं।